कैसे हो दोस्तों, आप सभी के मैं आपके मंच और आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है प्यारे दोस्तों, वो है भारत के भूगोल के अंतर्गत जल संसाधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों। इससे हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कसन करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे डिपार्ट की हो या एसएससी डिपार्ट की हो, तो दोस्तों अगर आप पहले से समंदर की चाह रखते हैं और समंदर को पाने की चाह रखते हैं और उस लिहाज से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप चम्मच आपका ज़रूर भर जाएगा। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि अगर आप बड़ी सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप छोटी सर्विस बड़ी आसानी से पा सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाकर डिस्कशन करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप ऑनलाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि प्यारे दोस्तों जल संसाधन। प्यारे दोस्तों जल सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, यानी कि जल काफ़ी मूल्यवान संपत्ति है। किसकी प्यारे दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन की। और किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या? जल संसाधन। बस सुनिए दोस्तों, जल क्या है? सबसे मूल्यवान है प्राकृतिक संसाधनों में, और किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है ये। बस मैं दोस्तों आगे चलते हैं। पानी का उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई, उद्योगों और कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसलिए यह जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्यारे दोस्तों। समझ में? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। समझ आई? पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है और 29% भाग जो है वो स्थल से ढका है। आगे चलें। लेकिन पृथ्वी पर पानी इस तरह वितरित है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का केवल एक छोटा हिस्सा ही मानव उपयोग के लिए उपयोगी है। बस समझे दोस्तों, पृथ्वी का जो पानी है वो इस तरह से वितरित है, यानी इस तरह से बांटा गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। बस समझ में आई दोस्तों। अब भारत के जल संसाधन की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि भारत में विश्व के सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.45% तथा विश्व के जल संसाधन का 4% हिस्सा मौजूद है। बस मैं दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में विश्व के सतही क्षेत्रफल का जो सतह है उसके क्षेत्रफल का लगभग 2.4% तथा विश्व के जल संसाधन का जो विश्व का जल संसाधन है उसका 4% हिस्सा मौजूद है। भारत में ताज़े पानी के मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? वर्षा है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। आगे क्या है? अकेले अगर वर्षा की बात की जाए तो बर्फबारी रहित से भारत को 4000 घन किलोमीटर पानी प्राप्त होता है। यानी अगर अकेले हम वर्षा की बात करें तो बर्फबारी सहित, है ना, यानी कि जो बर्फ़ वाला है उसके पार्ट में शामिल कर लें तो भारत को 4000 घन किलोमीटर पानी प्राप्त होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण और पौधों के वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। आगे चलें। हालांकि स्थल आकृति की विभिन्न बाधाओं और स्थान और समय पर जल संसाधन के असमान वितरण के कारण उपयोग योग जल संसाधन की उपलब्धता क्या है? कम है। बस समझे दोस्तों, अगर हम स्थल आकृति की विभिन्न बाधाओं की बात करें, स्थान और समय पर जल संसाधन के असमान वितरण के कारण क्या होता है कि जो उपयोग है, जो योग जल संसाधन की उपलब्धता क्या होती है? कम हो जाती है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे देखते हैं। सतही जल पुनः पूर्ति योग्य भूजल की उपलब्धता 1869 घन किलोमीटर है। बात समझ में आई दोस्तों। सतही जल और पुनः पूर्ति योग्य जो भूजल है उसकी उपलब्धता कितनी है? 1869 घन किलोमीटर। आगे चलते हैं। आगे पे दोस्तों, इसमें केवल 7% का लाभकारी उपयोग किया जा सकता है।
इस प्रकार देश में कुल उपयोग योग्य जल संसाधन केवल 1122 घन किलोमीटर है, यानी कि जो 60% का लाभकारी उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार देश में कुल उपयोग योग्य जो जल संसाधन है उसका केवल 1122 घन किलोमीटर ही उपयोग होता है। बस समझे दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, उपलब्धता और संभावना। पृथ्वी पर पानी दो अलग अलग रूपों में उपलब्ध होते हैं। किन रूपों में देखते हैं, पहले ऊपरी सतह का पानी, उसको देखते हैं। अगर ऊपरी सतह के पानी की बात करें दोस्तों, तो यह रूप जो होता है वो पृथ्वी पर नदी, झील, तालाब, नहर आदि के रूप में उपलब्ध होता है। यानी ऊपरी सतह की अगर हम बात करें तो यह जो रूप होता है पृथ्वी पर नदी, झील, तालाब, नहर आदि के रूप में उपलब्ध होता है। इनमें से नदियाँ सतही जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। आगे बात करें तो भारत को बड़ी संख्या में बड़ी, माध्यम और छोटी नदियों का वरदान प्राप्त है। भारत को बड़ी संख्या में बड़ी नदी भी प्राप्त है, मध्यम नदियाँ भी प्राप्त है और छोटी नदी भी प्राप्त है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों कि भारत में सभी नदी घाटियों में औसत वार्षिक प्रवाह जो होता है वो 1869 घन किलोमीटर के अनुमान होता है। हालांकि स्थलाकृतिक जल विज्ञान और अन्य बाधाओं के कारण उपलब्ध सतही जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर ही उपयोग किया जा सकता है। बात समझ आई दोस्तों। जब हम स्थलाकृति की बात करते हैं, जल विज्ञान और अन्य बाधाओं के कारण उपलब्ध जो सतही जल है उसका केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% ही उपयोग किया जा सकता है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। तो इनमें से 13 को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका कुल जलग्रहण जो है, बात समझ में आई, इनमें से 13 को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो 252.8 मिलियन हेक्टेयर है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे की बात करें तो प्रमुख नदियों में से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली सबसे बड़ी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर है। बस समझ में आई। जो प्रमुख नदियाँ हैं जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, मेघना हो गई, इन सब की जो प्रणाली वो सबसे बड़ी है और जिसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है, लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर है। आगे की बात करें तो 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाले अन्य प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। यानी जो सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और महानदी हैं ये 10 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक जल ग्रहण करने वाले क्षेत्र वाली नदियाँ हैं। आगे बात करें तो मध्यम नदियों का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर होता है। बस में जो मीडियम होती है, मीडियम नदियों का जलग्रहण क्षेत्र कितना होता है, 25 मिलियन हेक्टेयर होता है। आगे चलें तो उपयोग योग्य सतही जल संसाधन का लगभग 40% जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली में है। बस समझ आई। जो उपयोग योग्य सतही जल संसाधन है उसका लगभग 40% भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली में मौजूद है। अब देखते हैं दोस्तों भूजल के बारे में। इतनी देर से भूजल का काफ़ी बार नाम आया है, उसको देख लेते हैं। तो वर्षा जल का एक हिस्सा जो चट्टानों और मिट्टी में रिसता है और हमें भूजल के रूप में उपलब्ध होता है। बस में दोस्तों वर्षा का जो जल होता है उसका एक हिस्सा चट्टानों और मिट्टी में रिस के पहुँचता रहता है और उसके ज़रिए से हमें भूजल के रूप में उपलब्ध होता है जल। नवीनतम आकलन के अनुसार देश के वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल का संसाधन जो है वो 433 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित किया गया है, जिसमें से 399 BCM को विभिन्न उपयोगों के लिए विकास के लिए उपयुक्त या उपलब्ध माना जाता है। आगे बात करें तो इनमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधनों का लगभग 46% हिस्सा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कुल पुनः पूर्ति योग्य जो भूजल संसाधन है उसका लगभग 46% हिस्सा है। बस में दोस्तों अब देखते हैं भूजल भंडार को आपूर्ति की मुख्य वस्तुएं। पहला क्या है, जल स्तर में वर्षा का रिसाव, उसको देख लेते हैं। जैसे निपटान नदियाँ, झीलों और तालाबों से प्राकृतिक पुनर्भरण, सिंचाई, जलाशयों और अन्य योजनाओं से पुनर्भरण। बस में दोस्तों यानी जल स्तर से जो वर्षा का रिसाव होता है ना, और निपटान नदियाँ हो गई, झीलों हो गए, तालाब से प्राकृतिक पुनर्भरण, सिंचाई, जलाशय, अन्य योजनाओं से परिपूर्ण, ये सब क्या है, भंडार का पूर्ति ये वस्तुएं हैं। आगे चलते हैं।
अब बात आती है दोस्तों भूजल भंडार से प्राप्त वस्तुएं। तो उथले जल स्तर वाले क्षेत्रों में कोशिका किनारे से वाष्पीकरण तथा वनस्पति द्वारा वाष्पोत्सर्जन, रिसाव और झरने के प्रवाह के द्वारा नदियों, झीलों और तालाबों में प्राकृतिक निर्वहन, भूजल बहिर्वाह, पंपिंग या बहुत सारे कुओं और नलियों द्वारा कृत्रिम निर्वहन। बस में दोस्तों ये सब क्या है कि भूजल भंडार से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में स्थित नदी घाटियों में भूजल उपयोग का स्तर अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। यानी अगर हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जो स्थित नदी घाटियाँ हैं उनमें भूजल उपयोग का स्तर क्या है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। आगे देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत अधिक होता है। बस समझ में आई दोस्तों। आगे देखते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि ऐसे राज्य हैं जो अपनी भूजल क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा उपयोग करते हैं। बस समझ में आई। ऐसे कौन से राज्य हैं जो अपना एक छोटा सा हिस्सा उपयोग करते हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। बात समझ में आई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे क्या है दोस्तों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे राज्य अपने भूजल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं, यानी कि मीडियम तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं। आगे बात करें, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश जो क्षेत्र है वो कठोर चट्टानों से बना है और भूजल संसाधनों के दोहन के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। बस समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके के देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा सकते हैं। इससे आप के अंदर एक मनोबल बढ़ेगा कि आप जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि जल की मांग और उपयोग। पहले देखें तो भारत पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है और इसकी लगभग 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर रही है। भारत की अगर पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान रही है और इसकी लगभग 2/3 आबादी कृषि पर भी निर्भर रही है। आगे बात करें तो वर्तमान में भारत की जल मांग में सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं। बात समझ आए दोस्तों। क्या समझे हम लोग ने कि कृषि में सतही और भूजल का सबसे अधिक उपयोग होता है। इसमें जो सतही जल है उसका 89% और भूजल का 92% उपयोग होता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो सतही जल के उपयोग का 2% उपयोग करती है, भूजल के 5% तक सीमित है। घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी भूजल की तुलना में सतही जल उपयोग में अधिक 9% है। आगे देखते हैं जल के मुद्दे की बात करें दोस्तों। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है फिर भी यह एक सीमित संसाधन है। जल क्या है? एक नवीकरणीय साधन है पर इसकी जो सीमा है वो एक सीमित है। इस तथ्य को समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया का केवल 3% पानी ही ताज़ा है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा अपर्याप्त है। बात समझ में दोस्तों। दुनिया का पूरे जल में 3% पानी ही ताज़ा है, बाकी उसका लगभग 1/3 हिस्सा क्या है? अप्राप्य है, यानी जो पीने योग्य नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, शेष असमान रूप से वितरित और उपलब्ध आपूर्ति का उपयोग कृषि और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट और प्रदूषण से लगातार दूषित होती जा रही है। यानी जो असमान रूप से जो जल का वितरण है वो उपलब्ध आपूर्ति उद्योग, कृषि और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट और प्रदूषण से लगातार क्या और दूषित होती है। चलें, 2018 समग्र जल संसाधन सूचक CWMI ने बताया कि 2050 तक आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा नष्ट हो जाएगा, जबकि 2030 तक पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। जो 2030 तक पानी की मांग आपूर्ति से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, यानी मांग अधिक हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, भूजल स्तर पर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सहित 21 भारतीय शहरों में 2020 तक भूजल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, जिससे लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। कृषि से सिंचाई पर भी तनाव पड़ता है उसको। पहला क्या है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 85% से अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है। यानी जो बोया गया क्षेत्र है वो प्योर रूप से सिंचित है, सिंचाई के द्वारा किया गया है, जहाँ गेहूँ और चावल की सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 85% से अधिक क्षेत्र क्या है, सिंचित है, और जहाँ गेहूँ चावल की सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। आगे देखें तो इन राज्यों के द्वारा अपनी भूजल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा उपयोग करने के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में भूजल में क्या हो गई है, कमी आ गई है। आगे चलते हैं, आगे क्या है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे उस राज्यों में अत्यधिक निकासी के कारण भूजल में फ्लोराइड की सांद्रता बढ़ गई है, और इस प्रथा के कारण पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की सांद्रता में भी बढ़ोतरी हुई है। बात समझ आई दोस्तों। राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां अत्यधिक निकास हुआ है जल का, जिसके कारण भूजल में फ्लोराइड की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई है, और पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक की सांद्रता बढ़ गई है। दोस्तों जनसंख्या और जल। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल की उपलब्धता भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आगे चलें। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण, कृषि का विस्तार और जीवन स्तर में सुधार के कारण जल की मांग में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। आगे बात करें तो ऐसा अनुमान है कि आज से 30 साल बाद हमारी लगभग 1/3 आबादी पानी की दीर्घकालिक कमी से पीड़ित होगी। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से ठीक 30 साल के बाद 1/3 जो आबादी होगी वो पानी की दीर्घकालिक कमी से, यानी कि पानी की कमी से क्या होगी, पीड़ित होगी। आगे चलते हैं। आगे है जल की गुणवत्ता में गिरावट कैसे आई। दोस्तों जब जहरीले पदार्थ झीलों, झरनों, नदियों, समुद्र और अन्य जल निकायों में प्रवेश करते हैं तो वे पानी में घुल जाते हैं या निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि जब कंपनियों से है ना निकलने वाले जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो झरनों, नदियों, समुद्र में मिल जाते हैं या फिर पानी में घुल जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है। कभी कभी ये प्रदूषक नीचे तक रिस कर भूजल को भी प्रदूषित कर देते हैं। गंगा और यमुना देश की 2 सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी, गंगा और यमुना। क्या है दोस्तों, देश में नदियाँ मुख्य रूप से शहरों, कस्बों, अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में छोड़ने, सीवेज अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में समस्याओं, कमजोरीकरण की कमी, नदियों के किनारों पर ठोस कचरे को डालने और प्रदूषण के अन्य गैर बिंदु स्रोतों के कारण प्रदूषित होती जा रही है। बस में दोस्तों देश की नदियों की बात की जा रही है। आगे चलें। आगे है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, ने 2018 में भारत में 351 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 93 प्रदूषित नदियां मौजूद हैं। यहाँ से अगला क्या है दोस्तों कि जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो पहले है ताज़े पानी की जो घटती उपलब्धता है और जो बढ़ती मांग के साथ सतत विकास के लिए इस बहुमूल्य जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। बस में दोस्तों जो ताज़े पानी की मात्रा है जो दिनों दिन घटती जा रही है और मांग बढ़ती जा रही है, जिसके विकास के लिए एक बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण, यानी कि जो बहुमूल्य जीवनदायी संसाधन है यानी जल, उसके संरक्षण की और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। अब जल प्रदूषण को रोका कैसे जाए। तो पहले दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। यानी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत से निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश भर की जितनी भी नदियां हैं और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। आगे हम बात करें तो नदियों की सफाई पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे जल निकायों और तटीय जल या भूमि में छोड़े जाने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज
और औद्योगिक अपशिष्टों का आवश्यक उपचार सुनिश्चित करे ताकि उनमें प्रदूषण को रोकना या नियंत्रित किया जा सके। बस मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल संसाधन का संरक्षण। आगे क्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा बेसिन की नदियों के लिए नमामि गंगे योजना के साथ साथ अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता की है। यानी जो केंद्रीय मंत्रालय है उसने क्या किया कि गंगा बेसिन की नदियों के लिए नमामि गंगे योजना चलाई और इस योजना के साथ साथ नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के भी चलाई और इस योजना के माध्यम से देश में नदियों को चिन्हित देश में नदियों के चिन्हित हिस्सों में प्रदूषण को कम करने के लिए, जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वहां के प्रदूषण को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता की है। आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण और एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे विधायी प्रावधानों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की भी सख्त आवश्यकता है। बस मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग कैसे किया जाए। तो मेरे दोस्तों, कम गुणवत्ता वाले पानी जैसे कि पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का उपयोग उद्योगों के लिए, शीतलन और अग्निशमन के लिए एक आकर्षक विकल्प होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, जो कम गुणवत्ता वाला पानी है, जो कि अपशिष्ट जल का उपयोग करके हम उद्योगों के लिए कूलिंग और अग्निशमन के लिए एक आकर्षक विकल्प माना जा सकता है। आगे देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में नहाने, बस में दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में नहाने और बर्तन धोने के बाद बचे पानी का उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है। अगला क्या है, पुनः उपयोग के अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भारत में केवल 30% अपशिष्ट जल का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। यानी 70% जल का पुनर्चक्रण होता ही नहीं है, केवल 30% हिस्से का ही चक्रण होता है। जल विभाजन प्रबंधन की बात करें तो यह सतही और भूजल संसाधन के कुशल प्रबंधन और संरक्षण को संदर्भित करती है, यानी बताती है। इसमें अफवाह को रोकना तथा विभिन्न तरीकों जैसे कि रिसाव टैंक, पुनर्भरण कुओं आदि के माध्यम से भूजल का भंडारण और पुनर्भरण करना क्या है, शामिल है। हरियाली की बात करें तो हरियाली केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण के लिए जल संरक्षण करने में सक्षम बनाया जाए। और इन परियोजना को ग्राम पंचायतों के द्वारा लोगों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर दोस्तों, जल का उपयोग तो कृषि में भी किया जाता है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई तकनीकों के उपयोग से जल का उपयोग दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। बस में दोस्तों, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई तकनीकों के उपयोग से जल उपयोग की जो दक्षता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जहां शुष्क भूमि कृषि तकनीकों के कार्यान्वयन से मदद मिल सकती है। आगे प्यारे दोस्तों, जल छाजन ये क्या होता है, तो यह विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने, संग्रहित करने की एक विधि होती। कौन? जल छाजन। इसका उपयोग भूजल जल वृत्तों को रिचार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। क्या है? वर्षा जल संचयन से जल की उपलब्धता बढ़ती है, भूजल स्तर में गिरावट रुकती है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों के कमज़ोर पड़ने से भूजल की गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी जो वर्षा जल है, अगर हम उसका संचयन से क्या होता है, जल की उपलब्धता तो बढ़ती है, भूजल स्तर में गिरावट भी आ जाती है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों के कमज़ोर पड़ जाने से क्या होता है, भूजल की गुणवत्ता में सुधार होता है। देखिए, तो मृदा भरण और बाढ़ को रोका जा सकता है तथा यदि जल भृतों को रिचार्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाए तो तटीय क्षेत्रों में खारे पानी के प्रवेश को रोका जा सकता है। आगे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक वर्षा जल संचयन झीलों, तालाबों, सिंचाई टैंकों आदि जैसे सतही भंडारण निकायों का उपयोग करके किया जा सकता है।
वर्षा जल का कैसे संचयन किया जाए। अगला क्या है कि शहरी क्षेत्र विशेष रूप से वर्षा जल संचयन से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि जो अधिकांश शहर हैं और कस्बों में पानी की मांग पहले की आपूर्ति से अधिक हो चुकी है। अन्य उपाय में देखते हैं तो विशेष रूप से जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें जल के विलयीकरण तथा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या का समाधान नदियों को आपस में जोड़कर जल अधिशेष क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके किया जा सकता है। यानी ऐसे तटीय क्षेत्र में जो जल के विलयीकरण तथा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं कि नदी को आपस में जोड़ दिया जाए और जल अधिशेष क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह दोस्तों भारत में जल संरक्षण के लिए नीतिगत पहल। पहला क्या है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय जल नीति जो 2012 में तैयार की गई थी, जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत करती है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। बात समझ में आई दोस्तों। देश में भूजल विकास और प्रबंधन विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। किसकी धारा 1986 में पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान 5 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया है। पहला है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन। अगला है पारंपरिक और अन्य जल निकायों का पुनरुद्धार, जल का पुनः उपयोग और संरचनाओं का पुनर्भरण, जल ग्रहण विकास, गहन वनारोपण और पेयजल स्वच्छता। आगे योजना चलाई गई थी अटल भूजल योजना। इसको देखते हैं तो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। 6,000 करोड़ रुपए की योजना है अटल भूजल योजना, जो सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सहज प्रबंधन के लिए है। इसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के चिन्हित अति दोहित और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है, जहां जल की कमी है। क्या है दोस्तों, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से CGWB द्वारा तैयार किया गया है, जो देश की विभिन्न भू स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक विस्तृत स्तरीय योजना है। आगे की बात करें तो जल संसाधन विभाग RD&GR ने क्या किया कि जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में अच्छे तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना की है। आगे क्या है कि वर्षा जल का संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा और संचार योजना के तहत देश के विभिन्न भागों में हर साल समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और व्यापार मेले, चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, इसके जरिए से उनको जागरूक किया जा सके। अगला क्या है कि केंद्र सरकार मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी वाटर शेड विकास घटक के माध्यम से जल संचयन और संरक्षण कार्यों के निर्माण का समर्थन करती है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।